गुड मॉर्निंग। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे लेसन 5 प्लानिंग, जिसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। तो नियोजन का मतलब ये होता है किसी भी संस्था में किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो पहले से प्रारूप बनाया जाता है, यानी कि रूपरेखा तैयार की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, नियोजन है। अब नियोजन की विशेषताएं क्या है, गुण क्या है, महत्व है क्या है, वो उनके बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं। आज अपन देखते हैं कि नियोजन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला है लक्ष्य, उद्देश्य, व्यूहरचनाएं, नीतियां, कार्यविधियां, तरीके, नियम, बजट और कार्यक्रम। यानी कि ये सारी चीजें हैं, इनको अपन को पढ़ना है बहुत डिटेल में, क्योंकि पेपर में है तो इस सिलेबस में से आपका आ सकता है। तो लक्ष्य क्या होते हैं, जिनको अपन को प्राप्त करना है। उद्देश्य क्या होते हैं, जो परिणाम होते हैं। व्यूहरचनाएं क्या होती है, किसी भी उद्देश्य को चलाने के लिए जो रणनीति तैयार की जाती है उसको हम कहते हैं व्यूहरचनाएं। ऐसी नीतियां, कार्यविधियां, तरीके, नियम, बजट, ये सारे क्या होते हैं, नियोजन के प्रकार होते हैं। ये सारी चीजें नियोजन के अंतर्गत इंक्लूड की जाती है। अगर ये नहीं हुए तो नियोजन को असफल माना जाता है। इनको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में। अभी अपन देखते हैं नियोजन की प्रक्रिया, यानी कि नियोजन एक प्रोसेस के अंतर्गत चलाया जाता है। तो नियोजन के अंतर्गत कौन कौन सी प्रक्रिया को सम्मिलित किया जाता है। सबसे पहला होता है उद्देश्य का निर्धारण। जैसे कि क्या होता है, हर इंसान का क्या होता है, कोई ना कोई मोटिव होता है कि वो क्यों जिंदगी में जी रहा है। आप विद्यार्थी हो, आपका क्या मोटिव है कि मुझे अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है। टीचर का क्या मोटिव होता है, उसको एक तो सैलरी मिल रही होती है, दूसरी बार बच्चों को अच्छे से सिखाना होता है। वैसे ही व्यवसायी होता है, उसका क्या उद्देश्य रहता है कि मुझे इतना टर्नओवर अपने व्यवसाय में करना है, मतलब इतना लेन देन व्यवसाय में करना है ताकि मेरे व्यवसाय के लाभों में वृद्धि हो सके। तो सबसे पहली चीज होती है उद्देश्य निर्धारित करना, यानी कि कोई भी व्यापार किसी भी उद्देश्य किस उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। दूसरी चीज होती है पूर्वानुमान लगाना। पूर्वानुमान लगाने का मतलब है उद्देश्य निर्धारित कर लिया कि मुझे व्यापार में 20 लाख रुपए का लाभ प्राप्त करना ही करना है। अब वो 20 लाख रुपए का प्रॉफिट आपको कब होगा, जब आप क्या लगाओगे, पूर्वानुमान लगाओगे कि पुरानी गलतियां जो मुझसे हुई हैं वो गलतियां इस बार ना हो। साथ ही साथ किसी भी वस्तु की आगे आने वाले समय में लागत क्या होगी, ग्राहक किस हिसाब की वस्तु की मांग करते हैं, सरकार की नीतियां कैसी परिवर्तित होगी, उन सभी चीजों का पूर्वानुमान लगा लेना ताकि हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। तीसरा होता है नियोजन की सीमाएं। अब नियोजन की सीमाओं का मतलब होता है, हम बहुत पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि कोई ना कोई कमी किसी चीज में रह जाती है। जैसे कि आपने किसी भी चीज की प्लानिंग करी है, अब आगे आने वाले समय में हो सकता है व्यापार चक्र बदल जाए, मंदी आ जाए, कमी आ जाए, या फिर आपके व्यवसाय को लॉस हो जाए। तो उन सारी चीजों का पहले से ही अनुमान लगा के रखना कि हाँ ये सारी जो दोष है वो हमारे व्यवसाय में हो सकती है। तो सबसे पहला है उद्देश्यों का निर्धारण करना, उन उद्देश्यों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए पूर्वानुमान लगाना। तीसरा चीज होती है उद्देश्यों को प्राप्त करने में जो कठिनाइयां आती हैं उनको पहले से ही अनुमान लगा लेना। चौथा है वैकल्पिक कार्य पथों की खोज करना। अब वैकल्पिक कार्य पथों की खोज का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे पास विभिन्न प्रकार के रास्ते होते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ से झांसी जाना है, तो आप दो रास्तों का चुनाव करिए कि जहाँ से अपन झांसी पहुँच सकते हैं। एक रास्ता गए, मान लीजिए वो रास्ता खराब होगा तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरे रास्ते जा सकते हैं। वैसे व्यापार में क्या होता है, आपने किसी भी चीज की प्लानिंग करी है व्यवसाय को लेकर, तो आप उनके अलग अलग तरीके खोजिए, यानी कि वस्तुओं से संबंधित अलग अलग तरीकों को आप खोज कर रखिए। अब उन विकल्पों मतलब कि ये चीज गड़बड़ हुई तो दूसरी चीज का प्रॉफिट तो हमें मिल जाएगा। तो विभिन्न प्रकार के क्या करना है, आपको कार्यपथों की खोज करना है। अब इसके बाद सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना। जो रास्ते आपने चुने हैं उनमें से सबसे अच्छा रास्ता क्या होगा, यानी कि झांसी जाने के लिए 2-3 रास्ते हैं, आप उस रास्ते को चुनोगे जो बहुत जल्दी पहुंच जाओगे और अच्छा रास्ता होगा, मतलब कि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो विभिन्न कार्य विकल्पों को चुनकर उनमें से सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव कर लेना। अब योजना का विकास करना। उद्देश्य निर्धारित कर लिया, पूर्वानुमान लगा लिया, सीमाएं निर्धारित कर ली, विभिन्न का कैसे उस व्यवसाय को अपन डेवलप कर सकते हैं वो सोच लिया, उनमें से सबसे अच्छा विकल्प भी चुन लिया। अब बारी आती है योजना का विकास करने की, यानी कि सारी चीजें जमा ली, अब उसके बाद जो हम योजना बनाने वाले हैं उस चीज को विकास करना, यानी कि जो भी संसाधन है उनको अपने व्यवसाय पर एप्लीकेबल करना। इस प्रकार नियोजन की प्रक्रिया यही समाप्त हो जाती है। इसके बाद भी बहुत पॉइंट रहती है, योजना की उपयोजना बनाना, समन्वय स्थापित करना, सभी लोग आपस में संगठन के साथ काम करें, तो ये हो जाती है हमारी नियोजन की प्रक्रिया पूरी। अब अपन यहाँ पर देखते हैं नियोजन की सीमाएं कौन कौन सी होती है, यानी कि जब अपन किसी भी चीज की प्लानिंग करते हैं तो उसमें कौन कौन सी हमें मतलब दुविधाएं आ सकती हैं। सबसे पहला होता है भावी अनिश्चितताएं।
तो अपन इतना तो जानते हैं कि भविष्य क्या होता है, अनिश्चित होता है। भविष्य में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, कल के दिन बाढ़ आ गई, अकाल आ गई, भूकंप आ गया, व्यापार नहीं चला, तो ये सारी चीजें क्या होती है, अनिश्चित होती है। इनके बारे में अपन को कोई भी जानकारी नहीं होती है। तो उस स्थिति में क्या होता है, नियोजन पूरी तरीके से क्या हो जाता है, असफल हो जाता है और नियोजन पर किया गया जो हमारा पैसा होता है वो वेस्ट हो जाता है। दूसरा होता है खर्चीली प्रणाली। ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि नियोजन क्या होती है, खर्चीली प्रणाली है, क्योंकि इसको बनाने वाला एक व्यक्ति है जो हमें अपॉइंट करना पड़ता है अपने व्यवसाय में, उसको सैलरी देनी पड़ती है। नियोजन की प्रक्रिया भी बहुत लंबी होती है, जो कि अभी अपन ने पढ़ा। तो समय, श्रम और धन तीनों चीजें इसमें वेस्ट हो जाती है, मतलब अधिक से अधिक लगती है, जिसके कारण प्रणाली क्या हो जाती है, खर्चीली हो जाती है। चौथा होता है प्रशासन में लोचहीनता। अब इसमें क्या होता है, सारे काम पहले से ही प्री प्लान रहते हैं, मतलब कर्मचारी इतने बजे आएंगे, इतना काम करेंगे, इतना प्रोडक्शन करना है, इतनी सेलिंग करनी है, इतना प्रॉफिट अर्न करना है। तो प्रशासन की लोचहीनता यानी कि उसमें किसी भी प्रकार की लोचता ही नहीं रहती है कि अपन समय के अनुसार उस चीज में परिवर्तन कर सकें, और इसका लॉस क्या हो जाता है, हमें अपने व्यापार में झेलना पड़ता है। पांचवा होता है व्यक्तिगत रुचि की समाप्ति। अब मान लीजिए यहाँ कोई टीचर पढ़ाने आया, उसको कहा 9 बजे जाना है, 5 बजे जाना है, एक दिन में एक चैप्टर पूरा करना है, इतना सिलेबस कंप्लीट कराना है, जिसके कारण क्या होता है, वो आता है प्री प्लान से ही काम करने लगता है और मन से उसको काम करने की रुचि समाप्त हो जाती है। ऐसे कर्मचारियों के साथ आप होता है, आपको इतने बजे आना है, इतने बजे काम करना है, आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकते, बातचीत नहीं कर सकते, मतलब उसके अंतर्गत व्यक्तिगत रुचि की पूर्णतः समाप्ति हो जाती है। अब इसके अंदर अपन एक और पॉइंट देखते हैं, जैसे कि कोई बड़े परिवर्तन होते हैं व्यवसाय में, यानी कि बाढ़ आ गई, अकाल आ गया, सरकार की नीतियां परिवर्तित हो गई, तो उस समय हमारा जो नियोजन होता है वो पूरी तरीके से वेस्ट हो जाता है। मान लीजिए किसी भी चीज में मंदी आ गई, अब आप कोई व्यापार कर रहे हैं, कपड़ों का व्यापार कर रहे हैं, अब आप देख रहे हैं मार्केट में मंदी आ गई है, आपके कपड़े बेचना बंद हो गए हैं, तो आपका जो लॉट रखा हुआ है, यानी कि आपके पास जो माल है वो पूर्णतः क्या हो जाएगा, बिक्री योग्य नहीं रहेगा। तो आप परिवर्तन जो होंगे उनके अकॉर्डिंग बनाई गई योजना असफल हो जाती है। तो अभी अपन ने पढ़ा नियोजन के प्रकार, नियोजन की प्रक्रिया और नियोजन की सीमाएं। अब हम देखते हैं एक सर्वश्रेष्ठ नियोजन हेतु क्या सुझाव होने चाहिए। यानी कि एक व्यवसाय के अंतर्गत आप किसी भी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं तो उनमें कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला है सरलता। अब देखिए, आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो आप क्या सोचते हैं, उसको सरल से सरल तरीके में टीचर आपको समझाए ताकि आप उसको अच्छे से अच्छे कैच कर सकें। वैसे ही एक नियोजन जब बनाई जाती है तो उसकी प्रक्रिया एकदम सरल होनी चाहिए, ताकि जितने सारे कर्मचारी हैं, वर्कर्स हैं और ऊपर का भी जो डिपार्टमेंट है वो उन सारी चीजों को आसानी से समझ ले। प्रोसेस सरल होगी तो उसको समझना भी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। दूसरा होता है श्रेष्ठ योजना का चुनाव। इसका मतलब ये होता है कि अपन ने भी पढ़ा था ना कि बहुत सारे रास्ते होते हैं जिनमें से सर्वश्रेष्ठ रास्ता अपन को चुनना पड़ता है, फिर जाके योजना का विकास होता है। तो वैसे नियोजन के लिए अपन को क्या करना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ योजना का चुनाव करना चाहिए, यानी कि जो सबसे अच्छी है, ताकि जिसके कारण हमारा व्यवसाय क्या कर सके, डेवलप कर सके। जैसे पढ़ाई को लेकर आप बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन वर्क क्या करेगी, जो आपने प्रॉपर तरीके से बनाई हुई योजना है वही वर्क करेगी। वैसे व्यवसाय में क्या होता है, बहुत सारी योजनाओं के अंतर्गत आपको सबसे अच्छी और सबसे श्रेष्ठ योजना बनानी है ताकि आपका व्यवसाय डेवलप कर सके। तीसरा होता है आवश्यकता के अनुरूप, यानी कि नियोजन की आवश्यकता वैसे तो हमेशा बनी रहती है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, जैसे जैसे आवश्यकताएं बदलती जाती हैं नियोजन भी हमारा बदलता रहना चाहिए। जैसे कि पेपर आते हैं तो आप स्टडी बहुत हार्ड करने लगते हो, फिर पेपर चले जाते हैं तो थोड़ा स्लो हो जाता है, फिर पेपर आते हैं तो और ज्यादा मेहनत करने लगते हो। वैसे व्यापार में मान लीजिए अभी तेजी आ गई है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी। मंदी आ गई है तो आपको उस हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी, यानी प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा और घटाना पड़ेगा। तो आवश्यकता के अनुरूप क्या करना चाहिए, हमें योजना बनानी चाहिए। चौथा होता है लोचपूर्ण। लोचपूर्ण तो सारे जो प्रबंध के कार्य वो माने जाते हैं जिनमें अपन आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। तो नियोजन भी कैसा होना चाहिए, लोचपूर्ण होना चाहिए, जिसके अंतर्गत हम आवश्यकता के अनुरूप चीजों में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि मंदी हुई, तेजी हुई या फिर कोई प्राकृतिक जैसे कि बाढ़ आया, अकाल आया, तो उसके अनुसार अपन बस तो उसमें कुछ नहीं है अपना, बट उसमें अपन अपनी नियोजन प्रणाली को चेंज कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं लोचपूर्णता। मिड वे, अभी अपन ने पढ़ा था, उसका सबसे बड़ा दोष क्या है नियोजन का, कि ये कैसी होती है, अत्यधिक खर्चीली होती है, समय, श्रम और धन तीनों बहुत अधिक लगती है। तो अब नियोजन बनाने में लगेंगे तो, बट अपन को श्रेष्ठ सुझाव ये है, जब भी किसी भी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं तो प्रयास क्या करें कि उसमें
कम से कम पैसा इन्वेस्ट खर्च हो, यानी कि उतनी ही चीजों की आवश्यकता, उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जितनी की आवश्यकता है और उसी के अनुरूप योजना बनाएं। तो आज अपन ने क्या पढ़ा, नियोजन के प्रकार, जिनको अपन कल डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा, नियोजन की प्रक्रिया, उद्देश्य निर्धारण करना, फिर लक्ष्य पूर्वानुमान लगाना, सीमाओं का निर्धारण करना और योजना का विकास करना, अच्छे वैकल्पिक विकल्पों का चुनाव करना। फिर उसके बाद अपन ने उसकी सीमाएं पढ़ी कि भावी अनिश्चितताएं होती है, भविष्य अनिश्चित होता है, खर्चीली प्रणाली होती है, इसमें सभी लोचहीनता होती है, यानी कि हम इसको नियोजन को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। कर्मचारी जो होता है मशीनरी की तरह काम करता है तो उसका कार्य करने में रुचि नहीं लगती है। इसी प्रकार अपन ने अभी श्रेष्ठ सुझाव पढ़े कि मितव्ययिता होनी चाहिए, लोचता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, आवश्यकता के अनुरूप उसमें अपन परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपन ने इसका अध्ययन किया। कल के चैप्टर में अपन वीडियो में देखते हैं नियोजन के प्रकार कौन कौन से होते हैं और उनकी सारी डिटेल पढ़ते हैं। जब तक आप ये चीजें अपने घर पर रीड करिए। थैंक यू।